नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल अल्फा लीडर में। मैं अभिषेक मिश्रा वसिफ प्रस्तुत हूं एक नए अध्याय के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, जहां पर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर 11 ऑफ BNSS, जो कि बात करता है मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड पब्लिक ट्रैंक्विलिटी। बेसिकली ये होता क्या है, इसके बारे में अगर बात करें तो पब्लिक ट्रैंक्विलिटी और पब्लिक ऑर्डर को समझने से पूर्व इसके बैकग्राउंड की स्टोरी समझ लीजिए। बैकग्राउंड यहाँ से आता है। बैकग्राउंड यहाँ है कि देखो, हर राष्ट्र की, हर एक कंट्री की ये बेसिक नीड होती है कि उसको फ्लुएंटली चलने के लिए ये जरूरी है कि उसके समाज में, उसका जो एक सोसाइटी है, उसमें शांति व्यवस्था बरकरार रहे। ठीक है, शांति होनी ही चाहिए। और अगर शांति नहीं है तो शांति को व्यवस्थित करने का प्रयास किया जाएगा। भाई, इसीलिए तो स्टेट इस्टेब्लिश किया गया था। मैं पहले की कई कई सारी कहानी में आपको ये डिवाइन थ्योरी ऑफ स्टेट से बता चुका हूँ कि समाज में शांति व्यवस्था को बहाल करने के लिए, यानी कि पीस को स्टैब्लिश करने के लिए ही स्टेट नाम की ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था। एक बंदे को किंग बनाया गया था, ऐसा ऐसा करके। बाद में यही चीज, ये जो स्टेट है, ये जाकर बन गया पुलिस स्टेट, और पुलिस स्टेट के बाद ये बन गया वेलफेयर स्टेट। तो ऐसे ऐसे करके इसका पूरा इतिहास चलता है। सिंपल से कहने का मतलब ये है कि समाज में शांति व्यवस्था का होना अत्यंत आवश्यक है। हमेशा शांति रहनी चाहिए। अगर शांति नहीं रहेगी तो भाई लोग परेशान होंगे, और लोग परेशान होंगे तो समाज परेशान होगा, समाज परेशान होगा तो पूरा देश परेशान होगा। ठीक है, तो ऐसा सा कहानी है। अब शांति कैसे भंग होती है? शांति होती है एंटी सोशल एलिमेंट से। वो लोग जो कि असामाजिक तत्व कहे जाते हैं। असामाजिक तत्व कौन होते हैं? भाई, एक बंदा कभी भी असामाजिक तत्व नहीं होता। एक असामाजिक तत्व के होने के लिए एक से ज्यादा बंदों का होना जरूरी है। वो दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं। तो ये इन असामाजिक तत्वों को परिभाषित कौन से शब्दों में किया गया है और इनके विषय में प्राविधान क्या क्या दिए गए हैं, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो इन जनरल, बहुत ही शॉर्ट में अगर बताऊं, तो आज हम दो तीन चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं अनलॉफुल असेंबली के बारे में। ठीक है, ये होती क्या है, और अगर कोई असेंबली अनलॉफुल हो गई है तो उस पे क्या क्या इनिशिएशन लिया जाता है, उन पे क्या एक कार्यवाही की जाती है, उसके बारे में बात करेंगे। दूसरी चीज, हम बात करेंगे पब्लिक न्यूसेंस के बारे में। ठीक, तो क्योंकि ये जो पूरा चैप्टर है, इसमें बस दो ही चीजें हैं जो आपके दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है, चाहे आप कॉलेज में हो, चाहे आप प्रिपरेशन कर रहे हो। यही दो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और आज के वीडियो में, आज के इस पूरे संपूर्ण चैप्टर में, जो कि आखिरी तक जरूर देखिएगा आप लोग, इसमें हम इन्हीं दो चीजों के बारे में अच्छे से बात करने वाले हैं। सॉरी, ठीक आ गई थी। हाँ, तो चलते हैं सीधे यार, डायरेक्ट रीडिंग करते हैं। वहीं पे मैं आपको जो जरूरी चीजें हैं जो आपको याद करने वाली हैं, उनको आप चाहे अंडरलाइन कर लें, चाहे आप अपने क्लास नोट्स बनाते टाइम उनको लिख लें, तो ये आपके काफी काम आएगा। ठीक है, उसी को मैं बताते हुए चलता हूँ। सबसे पहले चैप्टर ये 11 है। ठीक है, चैप्टर का नाम है मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी। मैं बता ही चुका हूँ कि पब्लिक ऑर्डर और ट्रैंक्विलिटी क्या होती है। सबसे पहले सेक्शन 148 बात करता है डिस्पर्सल ऑफ असेंबली बाय यूज ऑफ सिविल फोर्स। अब ये शब्द बड़ा इंटरेस्टिंग है, यूज ऑफ सिविल फोर्स। सिविल फोर्स क्या होता है भाई? सिविल फोर्स का मतलब होता है कि नाम मात्र का फोर्स, और इसमें सिविलियन की भी हेल्प ली जाती है, और इसीलिए इसको सिविल फोर्स भी बोलते हैं। अब इसमें अथॉरिटी किस किस को मिली हुई है, अथॉरिटी के बारे में बात करते हैं। तो एनी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। सबसे पहले तो कोई एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होना चाहिए, या अगर वो नहीं है तो अन्यथा में ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। और अगर ये दोनों नहीं है, मतलब मान लो ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन भी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वो पुलिस ऑफिसर जो कि कभी भी सब इंस्पेक्टर के रैंक के, SI के रैंक के नीचे का नहीं होगा, इन तीनों को अथॉरिटी मिली हुई है कि किस केस में, जबकि पब्लिक पीस जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है, ऐसा उनको लग रहा है कि किन्हीं लोगों की वजह से। अब अनलॉफुल असेंबली की वजह से सिंपली बताया गया है, अनलॉफुल असेंबली की वजह से। अनलॉफुल असेंबली क्या होती है? अनलॉफुल असेंबली को भारतीय न्याय संहिता में डिफाइन किया गया है, और ये बताया गया है जहां पर पांच या पांच से ज्यादा व्यक्ति मिलकर, ये मैं लिख कुछ और रहा हूँ, लिख कुछ और सजा रहा हूं। तो जहां पर पांच या पांच से ज्यादा व्यक्ति मिलकर समाज में ऐसा कार्य करने वाले हों जो कि
अनलॉफुल है, इलीगल है, या फिर कोई ऐसा कार्य करने वाले हैं जो है तो लीगल लेकिन उसको इलीगल तरीके से करने वाले हैं, तो वो असेंबली जो कि 5 और 5 से ज्यादा लोगों की होती है उसको अनलॉफुल असेंबली कहा जाता है। ये देखो यहाँ पर भी दिया हुआ है कि एनी असेंबली ऑफ 5 और मोर पर्सन्स लाइकली टू काउज डिस्टर्बेंस ऑफ पब्लिक पीस, तो उनको आदेश दिया जाता है कि भैया आप तितर बितर हो जाओ, छितर बितर हो जाओ, डिस्पर्स हो जाओ। और इसके बाद ये उन लोगों की ड्यूटी होती है कि वो डिस्पर्स हों, और अगर नहीं होते हैं तो अन्यथा में क्या किया जाएगा, अन्यथा में ये अगर नहीं होते हैं तो कोई एनी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ऑफ पुलिस ऑफिसर या पुलिस एनी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर जो कि ऊपर दिया गया है, वो उसको प्रोसीड करने के लिए, डिस्पर्स करने के लिए क्या करेंगे, वो किसी अन्य व्यक्ति का मदद ले सकते हैं जो कि एक सिविलियन होगा, जो कि पुलिस ऑफिसर नहीं है, वो आर्म फोर्स का भी नहीं है। और ऐसी अवस्था में अगर आवश्यकता पड़ती है तो वो व्यक्तियों को अरेस्ट भी कर सकते हैं और उनको कन्फाइन करके कानून के समक्ष भी प्रस्तुत कर सकते हैं कि उनको उस हिसाब से दंड दिया जाए। तो ये तो सेक्शन 148 में बताया गया है। अब बात करते हैं अगले की। अगला अपना क्या है, अगला है सेक्शन 149। वो बात करता है सेम काम वो करता है, लेकिन सेम काम किस चीज की मदद से करता है, वो है, ये गलत चीज होगी। तो सेम काम वो करते हैं लेकिन कैसे करते हैं, वो आर्म फोर्सेस का यूज करते हैं। मतलब काम तो उनका भी होता है कि अनलॉफुल असेंबली को डिस्पर्स किया जाए, अलग किया जाए, तितर बितर किया जाए, लेकिन वो जो मीन्स यूज करते हैं वो आर्म फोर्सेस होता है। कैसी कंडीशन में आर्म फोर्सेस को यूज करा जाएगा, तो उसमें ये बताया गया है, इफ एनी असेंबली रिफर टू इन सबसेक्शन 1 ऑफ 148, यहाँ पे 148 में जो असेंबली बताई गई है 5 या 5 से ज्यादा लोगों की, वो अगर डिस्पर्स नहीं हो पाते हैं सिविल फोर्स का यूज करने के बावजूद भी, और ऐसा प्रतीत होता है कि अब बात पब्लिक पीस के डिस्टर्ब होने की नहीं है, अब बात हो गई है पब्लिक सिक्योरिटी के लिए। देखो यहाँ पे गंभीरता आ गई, ऊपर वाले सेक्शन में पब्लिक पीस था, यहाँ पे आ गई पब्लिक सिक्योरिटी। अगर बात पब्लिक सिक्योरिटी की आ गई है कि इसको डिस्पर्स किया जाना आवश्यक है, तो ऐसी अवस्था में कौन करवाएगा, वो करवाएंगे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या एनी अदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जिनको ऑथराइज किया गया है, जो कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा ही ऑथराइज किए जाएंगे, जो कि वहां पर प्रेजेंट होंगे, वो उसको आर्म फोर्सेस की मदद से डिस्पर्स करा सकते हैं। अब इसमें 2-3 चीजें और बताई दी गई हैं। क्या बताया गया है कि वो बस उतना ही फोर्स यूज करेंगे जितनी की जरूरत है। एक मिनट, ये देखो, वो लिटिल फोर्स, उतना ही लिटिल फोर्स यूज करेंगे जितना की जरूरत है, और उतनी ही इंजुरी कॉज करेंगे टू द पर्सन, टू द प्रॉपर्टी, जितनी की उस अनलॉफुल असेंबली को डिस्पर्स करने के लिए आवश्यक है। साथ ही साथ में वो इसमें प्रोसीड करने के लिए बंदे को अरेस्ट भी कर सकते हैं, कन्फाइन भी कर सकते हैं कि आपने कानून भंग किया है, आपको मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और आपको इसकी सजा दिलाई जाएगी। अब चलो ये तो हो गया। मान लो अब ये दोनों ही कंडीशन नहीं हो पा रही, मान लो अनलॉफुल असेंबली ऐसे डट के दिखा रही है कि हम हटेंगे नहीं, चाहे जो कुछ कर डालो, धरती आसमान एक कर दो, मतलब डंडा डाल दो हम पे, लेकिन हम नहीं हटने वाले। ऐसी अवस्था में क्या होगा, और फिर पता चलता है कि ना तो कोई डीएम वहां पे उपस्थित है, ना कोई एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट उपस्थित है, और यहाँ पर बात थोड़ी और आगे बढ़ जाती है, और बात आ जाती है पब्लिक सिक्योरिटी इज मैनिफेस्टली इंडेंजर्ड, यानी कि पब्लिक सिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा रिस्क में है। ऐसी अवस्था में क्या होगा, ऐसी अवस्था में पावर दिया गया है आर्म फोर्सेस ऑफिसर्स को, कि अगर आप किसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा, यहाँ पे लिखा है ना, नो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कैन बी कम्युनिकेटेड, तो ऐसी अवस्था में कोई कमीशन्ड और गजेटेड ऑफिसर ऑफ आर्म फोर्सेस वो अपने हिसाब से वो उस अनलॉफुल असेंबली को डिस्पर्स करने के लिए जो उनको उचित लगता है, जितनी फोर्स उचित लगती है, जितना पावर उचित लगता है, उसको वो एक्सरसाइज करेंगे, और जैसे ही हो सकेगा वैसे ही कम्युनिकेट करेंगे टू द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, और वो जो आज्ञा देंगे उन आज्ञा को, उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया जाएगा। ये सिंपल सा बताया गया है। अब चलो मान लो कि इन तीनों ही सेक्शन में 148, 149 और 150 में, तीनों में से मिला के किसी ने भी उस पब्लिक जो अनलॉफुल असेंबली थी उसको डिस्पर्स कर दिया, और पता चला कि डिस्पर्स करते टाइम वो कुछ ऐसा कर गए जिससे कि किसी व्यक्ति को नुकसान हो गया, और अब उनके खिलाफ वो केस फाइल कर सकता है। तो ऐसी अवस्था में भाई ये व्यक्ति डरे भी तो रहेंगे कि यार मेरे खिलाफ केस फाइल हो जाएगा, कोर्ट कचहरी हो जाएगा, लेनी देनी हो जाएगी। तो ऐसी अवस्था में इनको प्रोटेक्शन भी दिया गया। ये देखो, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द प्रोसिक्यूशन फॉर एक्ट्स डन अंडर द सेक्शन 148, 149 और 150। सिंपल सी चीज आपको बताते हैं
कि अगर किसी व्यक्ति ने, चाहे वो 148 में हो या 149 में हो या 150 में हो, इन तीनों में ही हेल्प करके अनलॉफुल असेंबली को डिस्पर्स कराया और उसके खिलाफ अगर कोई प्रोसिक्यूशन लाया जा रहा है, तो पहली बात तो लाया नहीं जाएगा, उनको प्रोटेक्शन मिली हुई है। और अगर लाया भी जाएगा, तो अगर वो व्यक्ति अगर आर्म फोर्सेज है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पब्लिक अफेयर्स को संभाल रहा है, तो उनकी कंसेंट जरूरी होगी, उनका पहले एक वो लिया जाएगा सबसे पहले, ठीक है, उनका एक क्या कहते हैं परमिशन लिया जाएगा। ठीक। और अगर स्टेट गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं या कोई सिविल पर्सन है, सिविलियन है, तो उनकी कंसेंट ली जाएगी, उसके बाद ही उसके खिलाफ ये प्रोसिक्यूशन आगे बढ़ाया जाएगा। अन्यथा में वैसे तो प्रोसिक्यूशन नहीं होगा, केस उनके खिलाफ दर्ज होगा ही नहीं। तो ये हो गया। अब आते हैं पब्लिक न्यूसेंस पे। तो पब्लिक न्यूसेंस होता क्या है? पब्लिक न्यूसेंस, भाई न्यूसेंस एक छोटी सी चीज होती है जिसमें प्राइवेट बंदा परेशान होता है किसी अन्य व्यक्ति के कार्य की वजह से। पब्लिक न्यूसेंस वो न्यूसेंस होता है जहां पर न्यूसेंस की वजह से, किसी एक व्यक्ति के कार्य की वजह से, उसकी बदतमीजी की वजह से पब्लिक एट लार्ज प्रभावित होती है, तो इसको कहते हैं पब्लिक न्यूसेंस। अब हम पढ़ने वाले हैं कंडीशनल ऑर्डर फॉर रिमूवल ऑफ न्यूसेंस। मान लो किसी व्यक्ति ने ऐसा कोई काम करके रखा है कि पब्लिक एट लार्ज, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय जो है वो बाधित हो रहा है। तो ऐसी अवस्था में क्या किया जाएगा? तो यहाँ पर बताया गया है कि सबसे पहले देखेंगे अथॉरिटी किसको मिली हुई है। केस में पावर जो है वो अथॉरिटी मिली हुई है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या अदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, जो कि स्पेशली एम्पावर्ड किया जाएगा बाय द स्टेट गवर्नमेंट, उनको मिली हुई है। ऑन रिसीविंग द रिपोर्ट ऑफ अ पुलिस ऑफिसर या अदर इंफॉर्मेशन, किसी पुलिस ऑफिसर से रिपोर्ट प्राप्त हुई है या कोई अन्य व्यक्ति, कोई सिविलियन जाके उनको इंफॉर्मेशन दे रहा है, और वो एविडेंस वगैरह लेने के बाद अगर उनको उचित लगता है कि कोई ऐसा सा काम हो रहा है। कौन सा काम हो रहा है? सबसे पहली चीज कि कोई अनलॉफुल ऑब्स्ट्रक्शन है या न्यूसेंस है जो कि किसी पब्लिक प्लेस से, चाहे वो वे हो, रिवर हो या कोई चैनल हो, वहां से हटाया जाना चाहिए ताकि लोग उसका फायदा उठा सकें। वो फायदा अभी नहीं पा रहे हैं क्योंकि कोई ऑब्स्ट्रक्शन, कोई न्यूसेंस वहां पर कारित किया जा रहा है, या कोई ऐसा कंडक्ट है, कोई ऐसा ट्रेड या कोई ऐसा ऑक्यूपेशन हो रहा है, या कोई ऐसा, कोई किसी ने व्यक्ति ने कोई गुड्स या मर्चेंटाइज रखा हुआ है जो कि पब्लिक हेल्थ को, हेल्थ एट लार्ज को या फिजिकल कंफर्ट ऑफ द कम्युनिटी को प्रभावित कर रहा है, उस ट्रेड या ऑक्यूपेशन को भी प्रोहिबिट किया जाना चाहिए या रेगुलेट किया जाना चाहिए, उस पर ध्यान देना उचित हो जाता है। या कोई ऐसा कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग हो रहा है या कोई चीज ऐसी डिस्पोज ऑफ की जा रही है जिससे कि कॉन्फ्लेग्रेशन और एक्सप्लोजन होने की संभावना है। कॉन्फ्लेग्रेशन मतलब एक बीमारी बड़े लेवल पर फैल जाएगी या एक्सप्लोजन हो जाएगा, ठीक है, लोगों को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, तो उसको भी रोका जाएगा, उसको भी कंडीशनल ऑर्डर के थ्रू रोका जाएगा। या कोई ऐसी बिल्डिंग है, टेंट है, स्ट्रक्चर है या कोई ट्री है जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि यार गिर जाएगा, टूट जाएगा, जिसकी वजह से किसी व्यक्ति को परेशानी हो जाएगी या आने जाने में या बिजनेस में कोई समस्या हो जाएगी, अड़ोसी पड़ोसी को परेशानी हो जाएगी, तो उसकी वजह से भाई कोई समस्या ना हो, तो उसको हटाने का, रिपेयर करने का और सपोर्ट करने का, कि बिल्डिंग को रोका जा सके या टेंट या स्ट्रक्चर जो भी है उसको हटाने का, रोकने का, सपोर्ट करने की व्यवस्था करी जाएगी। कैसे की जाएगी? वो कंडीशनल ऑर्डर के थ्रू करी जाएगी, आगे बताते हैं इस पे। या कोई ऐसा टैंक है, वेल है या एग्जीक्यूशन है। टैंक मतलब टैंक वही वाला नॉर्मल वाला यार, वेल मतलब कुआं। और ये ऐसी चीजें हैं जो कि किसी वे या पब्लिक प्लेस पे जो है वो कहीं ना कहीं डेंजर को, ऐसा लग रहा है कि भाई कोई ना कोई डेंजर लाके पब्लिक की खोपड़ी में धकेल देंगी, तो ऐसी अवस्था में भी एक्शन लिया जाएगा। और कोई ऐसा डेंजरस एनिमल है, मान लो खतरनाक कुकुर है कि मतलब दौड़ा दौड़ा के पड़ोसियों को काटता है, ठीक है, या फिर कोई ऐसा खतरनाक सा जानवर किसी ने पाल लिया है लेकिन नहीं पाला जाना चाहिए, जो जो अगल बगल वालों को, पड़ोसियों को परेशान कर रहा है, उसको अगर आवश्यकता पड़ रही है, पगला गया है, तो डिस्ट्रॉय कराएंगे या फिर उसको कन्फाइन कराएंगे, बंद कराएंगे, या अदरवाइज कैसे भी करके उनका निपटारा कराएंगे। तो अगर ये सब रिपोर्ट किसी पुलिस के द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा प्राप्त होती है मजिस्ट्रेट को, तो वो जो मजिस्ट्रेट हैं वो क्या करेंगे? कंडीशनल ऑर्डर करेंगे उस व्यक्ति को जिसके की कंट्रोल में ये सब चीजें हैं, ठीक है, या जिसके एक्ट से ये सब चीजें प्रभावित हो रही हैं, कि भाई ये काम रोको, ये ऑब्स्ट्रक्शन रोको, ये न्यूसेंस रोको, या ये ट्रेड ऑक्यूपेशन या जानवर या जो भी है आपको रोकना है। तो ये आदेश मजिस्ट्रेट के द्वारा दिया जाएगा और उसके बाद भी ये उस व्यक्ति का कर्तव्य हो जाता है, परम कर्तव्य हो जाता है, वो एक तरह से बाउंड हो जाता है कि वो उस चीज को करे जो कि आदेश दिया गया है। सिंपल से नीचे वो सारी चीजें दी गई हैं। और इसके अलावा अर्जेंट केसेस की बात कर लेते हैं, सेम चीज, अर्जेंट केसेस ऑफ न्यूसेंस की बात करते हैं। वो दिया गया है
163 में। अर्जेंट केसेस ऑफ न्यूसेंस और एप्रीहेंडेड डेंजर्स की अगर बात करें, ये पुराना वाला सेक्शन जो 144 ऑफ सीआरपीसी था, वो अब हो गया है सेक्शन 163 ऑफ सीआरपीसी। तो यहाँ पर ऐसा कहा गया है कि वेयर इन द ओपिनियन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और एनी अदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, जिसको स्पेशली एम्पावर्ड किया गया स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, कि यहाँ पर सफिशिएंट ग्राउंड है प्रोसीड करने के लिए, कि कोई इमीडिएट प्रिवेंशन आवश्यक है या कोई स्पीडी रेमेडी है जो बहुत ही आवश्यक है, जो डिजायरेबल है, तो ऐसी अवस्था में वो मजिस्ट्रेट एक रिटन ऑर्डर करके, और वो जो मटेरियल फैक्ट्स है जो उनको इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई है कि ऐसा 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 कुछ चल रहा है सेक्शन 153 के अंतर्गत, किसी व्यक्ति को डायरेक्ट करेंगे कुछ कार्य से एब्सटेन रहने के लिए, कुछ कार्य को करने से रोकने के लिए, सर्टेन एक्ट और टेक सर्टेन ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू सर्टेन प्रॉपर्टी जो कि उनके पोजीशन में है या उनके मैनेजमेंट में है, और इफ सच पर्सन कंसीडर दैट सच डायरेक्शन इज लाइकली टू प्रिवेंट और टेंड्स टू प्रिवेंट ऑब्स्ट्रक्शन, annoyance or injury to any person lawfully employed or danger to human life, health or safety or disturbance of public tranquility or a right or a affray। इतनी सारी चीजें हैं जिनको हटाना, जिनको रोकना आवश्यक है। तो ऐसी अवस्था में जो भाई मजिस्ट्रेट है वो आदेश करेगा कि इनको हटाओ, इनको रोको। ठीक है, कैसे करेगा? एन ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन में इन केसेस ऑफ इमरजेंसी, भाई इसमें तो जो व्यक्ति ऐसा सा कुछ कर रहा है उसको तो भाई शो कॉज नोटिस दिया जाएगा कि जितनी जल्दी हो सके ये आप बताओ कि काहे कर रहे हो, और अगर ये नहीं कर रहे हो तो भाई जितनी जल्दी हो सके हमारे आदेशों का पालन करो, इसको हटाओ हटाओ, लोगों को परेशानी से मुक्ति दिलाओ। और अगर वो व्यक्ति उसका अनुपालन नहीं करता या कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत नहीं होता है, तो वो जो आदेश है उसके विरुद्ध वो एक्स पार्टी अवस्था में भी पारित किया जा सकता है। ये देखो एक्स पार्टी भी हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। एन ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन में बी डायरेक्टेड टू अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल, ये चीज बताई गई कि ऑर्डर किस किस व्यक्ति को किया जा सकता है, तो किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को किया जा सकता है, या किसी ग्रुप ऑफ पर्सन को किया जा सकता है जो कि एक पर्टिकुलर प्लेस या एरिया में रह रहे हैं, या फिर पब्लिक जनरली को किया जा सकता है। पर्टिकुलर इंडिविजुअल को चलो नॉर्मल सी चीज है, और ये दूसरी वाली चीज है कि ग्रुप ऑफ पर्सन, मान लो कोई मोहल्ला में रह रहा है या किसी जिले में रह रहा है या किसी गांव में रह रहा है, तो उनको भी किया जा सकता है। फोर्थ पॉइंट है, नो ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन शैल रिमेन इन फोर्स मोर देन 2 मंथ्स, 2 महीने का इनका ड्यूरेशन होता है। लेकिन अगर आवश्यक लगता है इसको आगे बढ़ाया जाना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, इसको 6 महीने और बढ़ा देगी, नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ्स, यानी कि पहले का 2 महीना और 6 महीने बाद का टोटल 8 महीने की प्रोसीडिंग तक, टोटल 8 महीने तक ये फोर्स में रह सकता है। बस इसके अलावा बाकी सब चीजें व्यर्थ है। मैं आपको ये बता देता हूँ कि मान लो ऑर्डर हो गया है, अब ऐसा लग रहा है कि ऑर्डर को वापस लिया जाना आवश्यक है, उस ऑर्डर को वापस लिया जाना चाहिए, तो मजिस्ट्रेट जिसने कि ऑर्डर किया है, या ये तो गलत हो जाएगा, मजिस्ट्रेट जिसने कि ऑर्डर किया है वो किसी की एप्लीकेशन पे या फिर खुद के मोशन पे, ओन मोशन पे, वो उस पे विचार कर सकते हैं, और उचित अगर लगता है तो ये ऑर्डर को वापस ले सकते हैं। लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट ने इसको बढ़ाया हुआ है, स्टेट गवर्नमेंट भी ऐसी अवस्था में स्वयं से या एप्लीकेशन पर ये ऑर्डर को वापस ले सकते हैं। सिंपल सी चीज बताई गई है। बाकी आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। इससे ज़्यादा आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट सा नहीं है। अगर आपको लगता है डायरेक्ट से पढ़ लीजिएगा या इंडेक्स वाले नोट्स में रीडिंग मार लीजिएगा, और बाकी इंपॉर्टेंट तो बस इतना ही है। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई लिखाई करते रहिए। अगर कोई चीज़ है जो समझ नहीं आ रही है, कमेंट करके पूछो यार, कमेंट सेक्शन पूरा भरा खाली है। ठीक है, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय श्री राम।